अनिका की तरफ चेहरा करते हुए वो भी अपना एक हाथ बैकरेस्ट पर रख देता है और कहता है, तुम आनंद सागर सान्याल की बात कर रही हो? फिर एक पल रुककर आगे कहता है, ऐसा करने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? अनिका रोहित की तरफ देखते हुए बैकरेस्ट पर रखे अपने हाथ पर ही अपना सिर रख लेती है। फिर मुस्कुराकर रोहित की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपनी बंद आंखों से ही बोलती है, उसके मकसद का अभी कुछ पता नहीं, लेकिन अब उसके भाई लक्ष्य के मकसद को जानने के लिए उससे मिलना जरूरी हो गया है। रोहित अनिका की आंखें खोलने और आगे बोलने का इंतजार करता है, लेकिन अनिका सो जाती है। अनिका की इस आदत पर रोहित को हमेशा ही बहुत प्यार आता था। रोहित भी बिल्कुल उसी की ही तरह अपने हाथ पर अपना सिर रखकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। इससे पहले कि रोहित हमेशा की तरह अनिका को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर तक ले जाए, अनिका के प्यारे से चेहरे को देखते हुए रोहित की भी वहीं बैठे बैठे आंख लग जाती है। आखिर आज का दिन बेहद रोमांचक और मेहनत भरा था। आने वाली नई सुबह के लिए अपने दिमाग और शरीर को आराम देना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगली सुबह जिंदगी की बाकी समस्याओं से एकदम अलग तरह की समस्या को लेकर खड़ी थी। अपनी बराबर वालों के साथ कैसे निपटा जाए ये समझना आसान है, लेकिन बच्चों के साथ उनके स्तर पर उतर पाना, उन्हें समझना और खुद को उन्हें समझा पाना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। जब बच्चा रिया जैसा स्मार्ट हो, होश संभालने के साथ ही जो दौलत और शोहरत में पला बढ़ा हो, तब उसे रास्ते से भटकने के बाद पटरी पर लाना एक टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। अगली सुबह जब अनिका की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाती है। जागने के कुछ ही देर बाद उसे याद आता है कि श्वेता को अपनी फार्मेसी के लिए किसी जरूरी काम से जल्दी ही निकलना है। वो झट से तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। प्रीति और श्वेता ब्रेकफास्ट कर चुकी थीं। अनिका के वहां पहुंचते ही वो दोनों अपनी जगह से उठ खड़ी होती हैं और अनिका के पास आ जाती हैं। श्वेता बड़ी ही आशा भरी नजरों से अनिका की तरफ देखती है। अनिका अपना एक हाथ श्वेता के गाल पर रखते हुए कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे सही होगा। फिर मुस्कुराकर आगे कहती है, मैं अपनी बहन को यूं ही किसी ऐरे गैरे को ले जाने नहीं दूंगी। श्वेता अनिका के गले लग जाती है। अनिका अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को थपथपाकर उसका मनोबल बढ़ाती है। जैसे ही श्वेता सभी को बाय कहने के बाद मारवा हाउस से चली जाती है, आर्यन और अलेक्जेंडर अनिका के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अनिका दोनों के चेहरों की तरफ देखती है तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी जिंदगी में कोई भारी तूफान आया है। दोनों की आंखें रात भर जागने की वजह से सूजी हुई थीं। थकावट की वजह से उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। अनिका अपने दोनों हाथों से उन दोनों को एक एक हाथ पकड़ती है और उन्हें ले जाकर ड्राइंग हॉल में बने हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, बताओ क्या कहना चाहते हो। पहले दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। उनकी शक्लों को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता है कि तुम पूरी रात सोए नहीं हो। अलेक्जेंडर कहता है, मॉम, हमें उसकी चिंता हो रही है, वो किसी भी तरह से समझने के लिए तैयार नहीं है। तभी आर्यन कहता है, हमें उसे समझाने की, चुप करवाने की, हंसाने की, मनाने की सभी कोशिश कर ली, लेकिन घूम फिरकर वो एक ही बात पर आ जाती है। ठीक इसी वक्त रोहित अपनी नियमित एक्सरसाइज करके लौट आता है। रोहित उन तीनों को बात करते हुए साफ सुन रहा था, लेकिन उनमें से किसी की भी निगाह रोहित पर नहीं जाती। अलेक्जेंडर बात को पूरा करता है, मैं मेरी ही गेम में कैसे हार सकती हूँ, इट्स सो इंसल्टिंग, मैंने एक भी गेम नहीं जीती। अनिका कहती है, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। तभी आर्यन कहता है, मॉम, अगर डैडी को ये पता चल गया कि रिया की रो रो कर हालत खराब है, इतनी बदतर हालत को देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब हमें इतना बुरा लग रहा है कि हमसे रिया की ऐसी हालत देखी ही नहीं जा रही, तो उन्हें कैसा लगेगा। जैसे ही रोहित के कान में रिया की खराब हालत की बात जाती है, उसके खून का दौरा बढ़ जाता है। उसे रिया से मिलने की तीव्र इच्छा होती है। वह दौड़ते हुए तुरंत रिया के पास पहुंच जाना चाहता था। जैसे ही वो अपना एक कदम आगे की ओर बढ़ाता है, उसे अनिका की कही हुई बात याद आती है, मिस्टर मारवा, हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेरने की कोई जरूरत नहीं। रिया को दर्द में देखकर खुद को रोक पाना रोहित के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन अपनी मुट्ठी को कसते हुए वो खुद को किसी तरह रोक लेता है और दूसरी तरफ घूम जाता है। अनिका आर्यन के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। फिर अपने दोनों बेटों की तरफ देखते हुए कहती है, लोहे को कूटना और सोने को तपना पड़ता है, जब कहीं जाकर उन्हें एक महत्वपूर्ण आकार मिलता है। बहुत उपयोगी और मूल्यवान होने के कारण ही उनकी ये नियति है। रिया का कमरा। जैसे ही अनिका अपने दोनों बेटों के साथ रिया के पास पहुंचती है,
रिया अपनी गोद में रखे हुए तकिए को एक तरफ फेंक देती है और बेड से नीचे उतरते हुए दौड़कर अनिका की कमर से चिपक जाती है। अनिका उसे अपनी दोनों बाहों में भर लेती है। रिया का रोना तेज हो जाता है। उसके रोने की आवाज से पूरा कमरा गूंजने लगता है। अनिका रिया को चुप कराने के लिए अपना एक हाथ रिया के कंधों के पीछे रखा था और दूसरा हाथ रिया के सिर पर फेर रही थी। कुछ पलों के बाद वो रिया को लेकर उसके बेड की तरफ बढ़ जाती है। रिया को वहां बिठाकर आर्यन को आंखों से इशारा करती है। वह झट से ग्लास में पानी भरकर अनिका को पकड़ा देता है। अनिका रिया को पानी पिलाती है। रिया का रोना तो बंद हो जाता है, लेकिन उसका सुबकना अभी भी बंद नहीं हुआ था। अनिका उसे लंबी गहरी सांस लेने के लिए कहती है। जब थोड़ी देर बाद रिया और शांत हो जाती है, तब अनिका उससे कहती है, रिया, तुम अपने मॉम और डैड के लिए अनमोल हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारे लिए हमारे प्यार की इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी गेम में तुम जीत जाती हो या हार हासिल करती हो। रिया अपनी सुबकती हुई आवाज में जवाब देती है, लेकिन बाकी लोगों को इससे फर्क पड़ता है। सभी को जीतने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। हारने वालों को कोई पसंद नहीं करता। सभी जीतने वालों के साथ ही खड़े रहते हैं। हारने वालों से सभी अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। अनिका कहती है, इन सब बातों पर एक गेम में हार जाने से क्या फर्क पड़ता है। अपने दोनों भाइयों को देखो, वो भी तो गेम में हारे हैं, लेकिन फिर भी खुश हैं। उन्हें कोई इंसल्ट फील नहीं हो रही है। वो जानते हैं कि सभी उन्हें पहले जितना प्यार करते थे उतना ही अब भी करते हैं। रिया कहती है, आर्यन ने सभी बच्चों में सबसे अच्छी चेस खेली। अलेक्जेंडर भी रेस में अव्वल आया है। कुछ जगहों पर हारने के बाद भी उनके पास खुश होने के लिए वजह है कि वो किसी दूसरी गेम में जीत गए। अनिका कहती है, मतलब तुम्हारे दुखी होने का कनेक्शन लोगों के प्यार से नहीं, बल्कि सिर्फ हारने या जीतने से है। तुम ये मानती हो कि तुम्हारा सेटिस्फैक्शन। सागर सान्याल के घर में तभी दरवाजे से सागर सान्याल आता हुआ दिखाई देता है। अपने बॉडीगार्ड को वहीं रुक जाने का इशारा करने के बाद वो लक्ष्य के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर ये सोचकर कि लक्ष्य एक्सरसाइज के बीच में रुका न जाए, वो वहां रखे हुए काउच पर बैठकर गिनती पूरी होने के बाद लक्ष्य रुक जाता है और मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग भैया कहकर सागर सान्याल के पास जाकर बैठ जाता है। सागर सान्याल मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, आज काफी लेट हो गए। लक्ष्य मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, रात को नींद देर से आई, बस इसलिए। फिर सागर सान्याल कहता है, चलो छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कि तुम्हारी बात कितनी आगे बढ़ी। अगर कहो तो शादी की तारीख निकलवा लें। लक्ष्य कहता है, नहीं भैया, अभी नहीं। सागर कहता है, देखो तुम्हें जल्दी हो या न हो, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी की बहुत जल्दी है। जितनी जल्दी हो सके इस घर में बहू आ जाए तो कुछ मेंबर बढ़ें। इतने बड़े घर में ना देखने के लिए कोई और ना खेलने के लिए। लक्ष्य कहता है, भैया मुझे अभी कुछ वक्त दो, वो भी मुझे लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है। सागर कहता है, तुम्हें कोई लड़की ना नहीं कह सकती, लेकिन अगर हाँ करने से पहले उसे इतना सोचना पड़ रहा है तो कोई वजह होगी। पता करो, जितना जल्दी हो सके खुशखबरी सुनाओ। ऐसा कहकर वो लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखता है और वहां से चला जाता है। मारवा हाउस में बच्चों का कमरा। अनिका कुछ पलों के लिए चुप रहती है ताकि रिया को सोचने का पूरा वक्त मिल सके। जब रिया आगे कुछ नहीं कहती, तब अनिका आगे कहना शुरू करती है, देखो रिया, सभी की जिंदगी इसी तरह चलती है। किसी जगह पर जीत हासिल होती है तो किसी जगह पर हार। हमारी जिंदगी का बैलेंस इसी तरह बनता बिगड़ता रहता है। छोटी छोटी जीत जीने के वजह बनती है। फिर अपनी जगह से खड़े होकर रिया से 2 कदम दूर जाकर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और आगे कहती है, कल के ही दिन की तरह हमारी जिंदगी में हर पड़ाव पर अलग अलग तरह के कई खेल एक साथ होते हैं और हम चाहें या न चाहें हमें उनमें भाग। जब हम बहुत सारे खेलों के लिए पहले से तैयार होते हैं, तब भी उनमें से कुछ जगहों पर हमें हमसे बेहतर खिलाड़ी मिलते हैं और हम हार जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर हम दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर साबित होते हैं और हम जीत जाते हैं। फिर अनिका कुछ पलों के लिए चुप हो जाती है। रिया एकटक होकर अनिका की तरफ देख रही थी, फिर दोबारा से कहना शुरू करती है, लेकिन हमेशा याद रहे रिया, यह विजय केवल तभी प्राप्त होती है जब हमें पहले से उन्हें खेलने का अभ्यास हो। अब तुम्हें पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही गेम में जीतने का अभ्यास होगा, तो कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आएगा जब उसमें भी कोई धुरंधर तुमसे आगे निकलकर तुम्हें हरा देगा। अब तुम खुद ही बताओ कि फिर जिंदगी में जीतकर खुश होने के लिए वजह कहाँ से आएगी। अनिका की बातें सुनकर रिया अब तक पूरी तरह शांत हो चुकी थी। कुछ देर तक यूं ही कमरे में खामोशी छाई रहती है। तीनों माँ बेटे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर रिया की तरफ देख रहे थे और रिया की निगाहें लगातार एक ओर टिकी हुई थी।
जिससे ये साफ पता चल रहा था कि रिया का दिमाग किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी रिया अपनी जगह से खड़ी होती है और अनिका से कहती है, मॉम, तो क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुछ नहीं सीखा? मैंने अपने इतने सारे साल बर्बाद कर दिए हैं। फिर अनिका की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अनिका एक कदम आगे बढ़कर रिया के पास आ जाती है और उसे कंधों से पकड़ते हुए कहती है, मेरी बेटी इतनी समझदार है कि वह खुद ये निर्णय ले सके कि उसे क्या करना चाहिए। ये न मैं या कोई भी दूसरा नहीं बता सकता। तुम्हें भी बाकी सभी की तरह खुद ही तय करना होगा कि अब तुम क्या चाहती हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद अनिका तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। इतना कहने के बाद अनिका वहां से चली जाती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, रोहित को वहां खड़ा हुआ देखती है। वो रोहित के चेहरे के सामने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। रोहित की सूरत देखकर मन ही मन सोचती है, इस वक्त मुझे एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को इमोशनली सपोर्ट देने की जरूरत है। उसके बाद रोहित की आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन को हिलाकर बिना कुछ कहे पूछती है, क्या हम चलें? रोहित भी बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हिलाकर जवाब देता है, हाँ चलो। अनिका रोहित को लेकर सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है और फिर रोहित को बेड पर बैठने का इशारा कर देती है। रोहित बिना कुछ कहे, बिना अपने पैरों को ऊपर किए बेड के किनारे पर बैठ जाता है। अनिका रोहित के करीब जाती है, फिर उसके चेहरे के सामने की ओर से आहिस्ते से अपने हाथों को रोहित के कंधों की तरफ बढ़ाते हुए उसके सिर के पीछे ले जाती है। फिर उसके और भी करीब आते हुए उसका चेहरा हल्के से अपने सीने से लगा लेती है। रोहित अनिका का स्पर्श पाते ही पिघल जाता है और अपनी दोनों बाहों को अनिका के पीछे की ओर से ऊपर करते हुए उसे कसकर चिपक जाता है। कुछ देर इसी तरह रहने के बाद वो धीरे से बोलता है, अनिका अभी वो बच्ची है। अनिका जवाब देती है, उसके सीखने की सही उम्र यही है। अनिका का जवाब सुनकर वो अपनी बाहों को और भी ज्यादा कस लेता है, मानो रिया के साथ ज्यादती हो रही हो, बल्कि रोहित के साथ और भी ज्यादा हो रही हो। वो अपने दर्द पर जीत पाने की कोशिश कर रहा था। अनिका लैपटॉप के सामने आंखें गड़ाए बैठी हुई थी, अपने बालों से हाई नोट ऊंचा जूड़ा बनाकर हेयर स्टिक लगाई हुई थी। उसकी बालों की लट बार बार उसके गालों पर आकर उसे परेशान कर रही थी, लेकिन वो अपने काम में इतनी अधिक व्यस्त थी कि उसे उन्हें हटाने की भी सुध नहीं थी। बिना पल के झपकाए तेज गति से चलती हुई उंगलियां ऐसा आभास दे रही थी जैसे कि अनिका किसी बड़े मिशन पर है। ऐसा लग रहा था जैसे पल के झपकाने से मिशन फेल हो जाएगा। ठीक इसी जगह पर वहीं कमरे में एक और कौटिल्य चेयर पर बैठा हुआ था। तभी प्रीति अपने हाथ में कुछ फाइल्स लेकर अंदर आती है। वो कुछ बोलती इससे पहले ही कौटिल्य उसे चुप रहने का इशारा करता है। प्रीति हाथ में पड़ी हुई सभी फाइल्स को धीरे से टेबल पर रख देती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी कौटिल्य उसे इशारा करते हुए कहता है, बैठ जाओ, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अनिका को कितनी देर लगेगी। इस वक्त ये तीनों एक मीटिंग हॉल में मौजूद थे। करीब आधे घंटे के बाद अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है और वो लैपटॉप के बटन पर जोर से उंगलियां मारते हुए खड़ी हो जाती है। फिर कहती है, हो गया। कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, सारा डेटा सेव हो गया है, मुझे सेंड कर देना। अनिका कहती है। तभी कौटिल्य जवाब देता है, कभी कभी मुझे लगता है कि वर्ल्ड के बेस्ट हैकर में से एक मैं नहीं बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट हैकर ही अनिका गोलेरिया है। फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि वो उनकी सेफ्टी वॉल के अंदर घुसने के बाद हमारे चुराने से पहले ही अपना सारा डेटा डिलीट कर देंगे। फिर अपने चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लाते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि अब आप इस काम में मुझसे बेहतर हैं, तब भी आपने मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है। कौटिल्य की बात पर अनिका सिर्फ मुस्कुरा देती है और उसके बाद प्रीति की तरफ देखती है। प्रीति भी अनिका की तरफ देखकर मुस्कुराती है। डेटा चोरी और कौटिल्य की उलझन। बात को बदलते हुए प्रीति कहती है, वैसे ऐसा क्या और कहाँ से चुराया है कि दहेक कौटिल्य के लिए भी मुश्किल साबित हो गया। प्रीति की बात सुनकर कौटिल्य अपना हाथ अनिका की तरफ कर देता है, जिसका मतलब था इनकी माया यही जाने। इसका जवाब सिर्फ यही दे सकती हैं। अनिका मुस्कुराकर मना करने के अंदाज में कहती है, ठीक समय से पूर्व प्राप्त ज्ञान लाभ नहीं देता, धैर्य रखो। प्रीति के लिए विशेष निर्देश। एक पल रुककर अनिका फाइलों की तरफ हाथ करते हुए प्रीति से कहती है, यह काम कौटिल्य देख लेगा, फिलहाल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी थी इसलिए बुलाया है। प्रीति कहती है, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी, लेकिन पहले आप बताएं कि मुझे क्या करना है। अनिका कहती है, तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बल्कि सावधानी के लिए बुलाया गया है।
अनिका की बात प्रीति को समझ नहीं आती है, इसलिए उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगता है। अनिका लंबी सांस लेकर अपनी बात को आगे कहना शुरू करती है। अब जो कुछ भी चल रहा है उसके हिसाब से अब तक हमारे आसपास मौजूद दुश्मन की निगाह में तुम मेरे सबसे करीब साबित हो चुकी हो। उनकी समझ के अनुसार तुम हर बात जानती हो जो खुद अनिका नहीं जानती, और उनका टारगेट तुम होगी। इसलिए तुम्हें हर वक्त अलर्ट रहना होगा। जब भी मारवा हाउस से बाहर निकलो तो इसकी सूचना अब्दुल्ला को दोगी। बिना सिक्योरिटी के तुम्हारा बाहर जाना एकदम बंद।